उत्तर भारत में सावन के महीने में विशेष रूप से कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं जिन्हें हम कावड़ लाना कहते हैं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो कावड़ लाना है इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्या है, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, धर्म कहाँ से कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है, या ये धर्म के अलावा कोई प्रैक्टिस है। तो पहली चीज़ तो ये कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सावन के महीने में ही क्यों, महीना सावन ही क्यों चुना। इसके लिए हमें अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि महीनों को हम सूर्य से देखते हैं। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तब चैत्र मनाया जाता है। फिर सूर्य जब अगले महीने अगली राशि में आते हैं 15 तारीख के आसपास, तब हिंदुओं में महीने चेंज होते हैं। ये मैं वेस्टर्न कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये जो महीने हैं ये 15 तारीख से 15 तारीख तक चलते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। आज 28 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ और 28 तारीख को ये ट्रांजिट है कालपुरुष की कुंडली का। तो इस महीने, जिस महीने शिवरात्रि होने वाली है, सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सूर्य चंद्रमा की राशि में है तो उससे फायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि हर ग्रह कुछ चीज़ों को पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है और कुछ चीज़ों को नेगेटिवली भी एक्टिवेट करता है। अब होता क्या है कि सूर्य जब चंद्रमा की राशि में आते हैं तो ये चंद्रमा के लिए तो एक अच्छी कंडीशन है, लेकिन सूर्य के लिए एक खराब कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो आत्म तत्व है, सूर्य की जो पावर ऑफ रूल है, सूर्य का जो डोमिनेंस है, वो इस राशि में कमज़ोर पड़ जाता है या कम हो जाता है। आप ऐसा समझ लो कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, और जब राजा रानी से मिलने रानी के ही प्लेस पे आएगा, रानी के ही घर में आएगा, तो उसको जो अपना अकड़ है, जो अपना डोमिनेंस है, जो उसकी शासन की शक्ति है, वो सब कहीं छोड़ के आनी पड़ेगी। और इसी वजह से हम इस सूर्य को यहाँ पे कमज़ोर मान लेते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य क्या है? सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य आत्म तत्व है। आत्म तत्व का मतलब एक तरीके से और भी क्या समझ सकते हैं कि सूर्य आपका जो आत्मा के जो संस्कार हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। तो अगर सूर्य यहां पर आता है तो सूर्य एक तरीके से कह लो कि डिवोशन में आ जाता है, सूर्य घुटनों पे आ जाता है। सूर्य अपने जो तेज है, जो डोमिनेंस है, जो संस्कार है, उन्हें छोड़ के आना पड़ता है उसको। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू में, सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ, चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू में ये स्थिति अच्छी मानी जाती है कि जब राजा किसी के घर पे आता है तो लग्जरी, पैसा, सब तरीके की सुख सुविधाएं उसको देता है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य जो है कर्क राशि में होता है तो जनरली ये कहा जाता है कि भाई एक ना एक दिन ये व्यक्ति अच्छा पैसे वाला होगा, कंफर्ट होंगे इसकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसकी जो आत्मशक्ति है वो कितनी स्ट्रांग है, तो वो आत्मशक्ति उस व्यक्ति की कमज़ोर है। उसकी जो आत्मा में ताकत नहीं है, या कह सकते हैं संकल्प शक्ति जिसे कहते हैं, जो व्यक्ति ने ठान लिया वो करेगा, वो नहीं है, उसको हिलाया जा सकता है। तो सूर्य जब चंद्रमा के घर में आता है तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य सरेंडर हो रहा है, आत्मा सरेंडर हो रही है, पहली चीज ये। और जब हम एक समाज के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको देखेंगे तो समाज में जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि चंद्रमा के जो लक्षण हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं ना, चंद्रमा के लक्षण अच्छे नहीं बताए गए शास्त्रों में। चंद्रमा को अनीति का भी वो मानते हैं, है ना। चंद्रमा गलत कामों के लिए ज्यादा प्रेरित करता है लोगों को, दुराचार के लिए ज्यादा प्रेरित करता है लोगों को। और चंद्रमा की लाइफ में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर आप पढ़ोगे
पौराणिक कहानियाँ कि चंद्रमा ने इसके साथ दुराचार कर लिया, इंद्र ने इसके साथ दुराचार कर लिया, ये सब कहानियाँ। तो चंद्रमा नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। और सूर्य पे जब चंद्रमा का प्रभाव आ जाए तो आपकी आत्मा में नैतिकता की कमी हो जाती है। उसके बाद देखो, अब इस साल ही शुक्र सिर्फ सूर्य के साथ है या हर साल रहता है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे सालों की कुंडलियों को स्टडी नहीं करा है। लेकिन इस साल देखो एक और कहानी है कि सूर्य के साथ यहाँ पे शुक्र भी है। ये भी अपने आप में खराब योग माना जाता है। सूर्य शुक्र की युति मैरिज लाइफ के लिए बहुत खराब मानी जाती है। दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सूर्य एक तो वैसे ही अपनी डोमिनेंस, अपनी नैतिकता को ख़त्म कर चुका है, उसके साथ उसको अगर लग्जरी की आदत पड़ जाए, भोगों की आदत पड़ जाए, तो और ज़्यादा वो स्थिति खराब मानी जाती है। एक तो सूर्य में अपने डिसीजन लेने की पावर ही खत्म हो गई क्योंकि चंद्रमा की राशि में आ गया वो। ऊपर से शुक्र जो कि दैत्य गुरु है, जो कि लग्जरी का कारक है, जो कि रोमांस का, लग्जरी का और अपोजिट सेक्स का कारक है, वो अगर शुक्र को इसका साथ दे दे, ठीक है, सूर्य का साथ दे दे, सूर्य अगर उसके भी प्रभाव में आ जाए तो ये एक बहुत खराब कंडीशन हो जाती है। तो अगर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जो एक जनमानस की जो भावना है इस समय पर, जनमानस की जो नैतिकता है इस समय पर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। हर साल ही हो जाती है क्योंकि सूर्य हर साल ही कर्क राशि में आते हैं। और आप देखोगे कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं या जैसे हम मान लो कोई और त्योहार मनाते हैं, तो वो हम ना उस समय पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहों को ही बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे दिवाली हम मनाते हैं, उस समय पर सूर्य हमेशा तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो वहां पर सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो राहु का प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धुंध, कोहरा, मच्छर नए नए पैदा होने लगते हैं समाज में, क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में भी अच्छे नहीं माने जाते। तो समाज में वहाँ पे गलत चीज़ें हो सकती हैं। और उस समय आप देखोगे कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, कोहरे की वजह से यहाँ आपराधिक गतिविधि हो गई, ये सब कहानियाँ। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि दीप जलाते हैं और जिस राशि में शुक्र हैं उसकी गॉडेस लक्ष्मी, तुला राशि शुक्र की गॉडेस जो है लक्ष्मी, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। उसे हम दिवाली बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम सावन में जो त्यौहार मना रहे हैं, सावन में जो रिचुअल कर रहे हैं, ये एक तरीके से बैलेंसिंग है किसकी? चंद्रमा सूर्य शुक्र की युति की। किस तरीके से बैलेंसिंग है वो देखो आप कि देखो, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में आए हैं, तो जो उपाय होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो चंद्रमा से रिलेटेड होगा, क्योंकि इफेक्ट जो हो रहा है वो चंद्रमा की राशि को इफेक्ट कर रहे हैं ये लोग। एटमॉस्फेयर में जो ग्रह सूर्य है और जो ग्रह शुक्र है वो किसको इफेक्ट कर रहा है? चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए शिव और पानी का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो उपाय किया जाएगा वो शिव और पानी से किया जाएगा। गॉडेस या गॉड जो होंगे वो शिव होंगे, और जो मटेरियल वगैरह यूज किए जाएंगे वो चंद्रमा के मटेरियल यूज कर सकते हैं, लाइक पानी वगैरह हम यूज कर सकते हैं। पानी भी अब वो जितना उसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व करोगे, लाइक पानी आप घर का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो पानी आप किसी पूजनीय स्थान का यूज कर सकते हो, मतलब पवित्र पानी होना चाहिए। तो पवित्र पानी के लिए गंगा जी बेस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि भाई यात्रा क्यों, और यात्रा में जो 3-4 चीजें हैं उन पे अपन बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि धर्म और यात्रा का क्या रिलेशन है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई हम सूर्य की बैलेंसिंग कर रहे हैं। सूर्य क्योंकि इस समय पर चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं, तो उपाय जो बनेगा वो चंद्रमा से बनेगा, और चंद्रमा के जो देवता हैं वो शिव हैं, तो उपाय जो बनेगा चंद्रमा शिव से रिलेटेड होना चाहिए।
अब उपाय कैसे होगा वो समझो। कहानी क्या है कि ये जो चंद्रमा है ये आपका डोमेस्टिक प्लेस है। ये जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि आपका डोमेस्टिक प्लेस है, फोर्थ हाउस घर है। और अगर व्यक्ति घर में रहेगा इस समय तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। देखो एक और युति का सिग्निफिकेंस बता देता हूं। सूर्य होता है दिन और शुक्र होता है रोमांस। सूर्य शुक्र की युति में व्यक्ति क्या करता है, दिन में रोमांस करता है, जिसकी वजह से उसको नेगेटिव इफेक्ट देखने पड़ते हैं। समाज में भी आप देखोगे कि अगर सूर्य, क्योंकि नैतिकता भी है और शुक्र है एक तरीके का व्यभिचार कह लो, एक तरीके का रोमांस कह लो, प्यार मोहब्बत कह लो, ये सब चीजें। तो अगर आप दिन में इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं तो समाज में एक कुरीति फैलती है, समाज में एक बुराई फैलती है। उसको बैलेंस करना हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए रिचुअल बनाया कि आपको घर में नहीं रहना। जो पुरुष हैं उनको घर से बाहर निकलना है। दूसरा चीज क्या है कि सूर्य क्योंकि चंद्रमा की राशि में है, शुक्र से कनेक्शन बना रहा है, तो इस समय पर मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। और इस समय पर व्यक्ति अगर घर में रहता है तो उसको गलत विचार आते ही आते हैं। तो इस समय पर समझदार लोगों ने एक रिचुअल बनाया कि भाई व्यक्ति अगर घर में नहीं रहेगा उसे घर से बाहर निकालते हैं, और घर से बाहर निकाल के उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी देते हैं। क्योंकि सूर्य यहां पर वीक है और सूर्य जो है ना आपका कहना चाहिए कि बॉडी का भी कारक है। फर्स्ट हाउस में उच्च का हो जाता है, और फर्स्ट हाउस में उच्च का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व कर दी जाए तो उससे सूर्य मजबूत होगा व्यक्ति का। तो उन्होंने बोला कि पहली चीज तो है कि घर में मत रहने दो, दूसरी चीज ये है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करो। अब बात करते हैं यात्रा पे कि यात्रा कहां से आ गई। ठीक है, यात्रा क्या है, धर्म जो बृहस्पति को कालपुरुष की कुंडली में जो दो राशियां दी गई हैं, 9th और 12th, मीन्स धनु और मीन, ये दोनों ही राशि यात्रा को शो करती हैं। 9th हाउस तो प्रॉपर लॉन्ग दूरी की यात्रा है, और 12th हाउस जो है वो दूर का कोई स्थान है। तो जब 12th में आप जाओगे तब भी आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी, या कह लो कोई समुद्री, कोई बहुत दूर की यात्रा है। और 9th भी ऐसी ही है। और हम धार्मिक लोग उनको ही बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, सूफी, संत, सन्यासी, वो यात्राएं बहुत करते थे। या कहा जाता है कि जिसने पूरे भारत की यात्रा नहीं करी उसे क्या धर्म की समझ हो सकती है। जितने भी बड़े साधु सन्यासी होते हैं सब पूरे विश्व की, भारत की यात्राएं करते हैं, क्योंकि यात्रा करने से एक तो नॉलेज डेवलप होती है, दूसरा बृहस्पति स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब यात्रा तो ठीक है, तो यात्रा तो गाड़ी में भी हो सकती थी, आप अपने व्हीकल में जा सकते थे, लेकिन यात्रा में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, ये जो 9th हाउस के जस्ट अपोजिट जो है वो 3rd हाउस है, और 3rd हाउस बोलता है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि शनि मंगल यहाँ पे कारक बन जाते हैं। और शनि मंगल फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें दर्द हो, जिसमें कंफर्ट ना हो, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब पैरों के द्वारा चल की गई यात्राएं। और याद रखना, धर्म हमारे यहाँ पे जो भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग मन्नतें मांगते थे कि भाई मैं पैदल चल के आऊँगा, पैदल चल के जाऊँगा, लेट के जाऊँगा, परिक्रमा लगाऊंगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये 3rd हाउस की एक्टिविटी है। इससे 3rd हाउस स्ट्रांग हो जाता है। और 3rd हाउस क्या है, इच्छा है आपकी, जो आपकी मन्नत है। देखो इच्छा पूर्ति 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति 11th हाउस है, लेकिन 3rd हाउस आपकी इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है, जिनके लिए आप प्रयास करते हैं, जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप कर्म करते हैं, वो इच्छाएं जो है वो 3rd हाउस है। तो आप यहां पे 3rd हाउस को इन्वॉल्व करा उन्होंने बोला कोई मन्नत मांगो। देखो बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, कितने तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम करते थे। बोलते थे कोई मन्नत मांगो, उसके लिए पैदल चल के जाओ,
किसी धार्मिक प्लेस पे जाओ जहां पे पानी हो, उसे पानी से कौन से देवता की पूजा करनी है? शिव की करनी है। ठीक है, तो उन्होंने एक रिचुअल बनाया कि भाई पैदल चल के जाएगा व्यक्ति, लेकिन वापस भी आए तो बहुत बढ़िया। तो अपने घर के, क्योंकि क्या है ना, इसमें जो धर्म के रिचुअल्स पुराने जमाने में बनाए जाते थे, उनसे समाज को बेनिफिट होना चाहिए था। बहुत सोच समझ के बनाए जाते थे, और लोकल समाज को, अपने समाज को बेनिफिट कराने के लिए। तो वहां से पानी लेके आओ, अपने आसपास के किसी मंदिर में वो पानी चढ़ाओ। उससे क्या होगा कि पैदल यात्रा से 9th हाउस एक्टिवेट होगा, 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, और 9th और 3rd एक्टिवेट होने से इच्छा पूर्ति होती है। अगर 3rd हाउस जो है, देखो 3rd हाउस हमारी इच्छा है, 9th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अगर एक्टिवेट होता है तो बृहस्पति लाभ भी है, 11th हाउस का को लॉर्ड है, बृहस्पति लाभ भी होता है, बृहस्पति इच्छा पूर्ति भी होता है, बृहस्पति धन भी होता है। तो जब लोगों ने ऐसा करना शुरू करा ना, तो उनको बेनिफिट होना शुरू हो गया। अब बेनिफिट हो सकता है शिव जी दे रहे हो उनको, लेकिन ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन रहा है एस्ट्रोलॉजी का। ये अगर आप ऐसा बाद में भी करते हो, बहुत सारे लोग ना इसको सावन में तो एक विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वहां पर चंद्रमा की राशि में आते हैं, तो विशेष रूप से ये उपाय किया जाता है। लेकिन इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपके कोई काम ना बन रहे हो, कोई आपने मन्नत ले रखी हो, आप पैदल चल के जाओ किसी मंदिर तक, रेगुलर जाओ, 41 दिन जाके देखो, 100% काम बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सावन है उसमें ये सूर्य की, चंद्रमा की और शुक्र की बैलेंसिंग है। ठीक है, अब इससे एक उपाय भी निकलता है कि जिन लोगों की भी सूर्य शुक्र की युति है, आप देखोगे 99% लोगों की सूर्य शुक्र अगर बहुत पास पास हैं, 2-3 डिग्री का डिफरेंस है, तो उनकी वैवाहिक लाइफ अच्छी नहीं चलती है, वैवाहिक लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, और अगर चंद्रमा की राशि में है तो फिर तो बहुत ज़्यादा समस्याएं बन जाती हैं। तो वो लोग ये उपाय अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं कि किसी मंदिर तक पैदल चल के जाएं। जैसे हमारे गाजियाबाद में बोला जाता है दुधेश्वर नाथ मंदिर, लोग चालीसा करते हैं, लोग अपने घर से 40 दिन पैदल चल के रोज जल चढ़ाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हर इच्छा पूरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके का उपाय, जिनकी सूर्य शुक्र की युति हो, वैवाहिक जीवन सही ना चल रहा हो, वो 40 दिन किसी भी समय में, जरूरी नहीं है कि आप सावन में ही करो, किसी भी समय में ये उपाय करके देख सकते हैं, और मे भी हो सकता है उनको भगवान शिव की कृपा से लाभ हो। इसमें इस बात का उल्लेख करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शिव जी के त्योहार के अलावा, शिवरात्रि के अलावा और जितने भी त्योहार इस मौसम में आते हैं, सावन के सीज़न में आते हैं, उन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। जैसे सावन के आसपास ही झूले वगैरह का, हम लोगों का झूले वगैरह का हिंदुओं में एक प्राचीन रीति रिवाज मनाया जाता है कि झूले डाले जाते हैं। ठीक है, तीज मनाई जाती है। तो वो सारे के सारे त्योहार इस सूर्य शुक्र की युति से ही रिलेटेड है। लेकिन सूर्य शुक्र चंद्रमा की जो युति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसकी बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वही बैलेंसिंग इस कावड़िए और शिव पूजा के माध्यम से हम लोग करते हैं।